अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़तरनाक तरीन मनसूबे का इंकशाफ होने के बाद मैं उस वक्त तक वतन अजीज़ की सरजमीन पर कदम नहीं रखना चाहता था जब तक इस नापाक मनसूबे को खाक में न मिला देता। लेकिन इससे पहले अल्ताफ़ अकबर और शहनाज को किसी महफूज मकाम तक पहुंचा देना चाहता था। मैंने जवाब में कहा, शहनाज को आराम की ज़रूरत है। जब तक इसका बुखार नहीं उतर जाता हमें काक्स बाज़ार को रुख नहीं करना चाहिए। अल्ताफ़ अकबर ने सवाल किया कि हम चट्टागांग में कहाँ रह सकते हैं। मेरा ख्याल गैर बंगालियों की छोड़ी हुई कोठियों की तरफ चला गया। चट्टागांग के मदाफ़ात में एक टीले पर बरेली खान के मुमताज़ हुसैन की एक कोठी हुआ करती थी। अपने कारोबार के सिलसिले में मैं चट्टागांग जाता तो उनकी कोठी पर ज़रूर जाया करता था। मैंने अल्ताफ़ अकबर को जीप में बिठाया और उस कोठी की तरफ चल दिया। कोठी तबाही और बर्बादी का नक्शा पेश कर रही थी। सारा सामान लूटा जा चुका था। कमरों में टूटी फूटी चीज़ें बिखरी हुई थीं, लेकिन बड़े बड़े पलंग मौजूद थे। हमने शहनाज को एक पलंग पर लिटा दिया। किचन का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि गैस और पानी तो है, मगर खाने पीने की कोई शय मौजूद नहीं है। मैंने अल्ताफ़ को शहनाज के पास छोड़ा और ख़ुद जीप लेकर बड़े बाज़ार में आ गया। पहला काम यह किया कि एक पेट्रोल पंप से जीप की टैंकी फुल करवाई और पेट्रोल वाले को 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट की पर्ची लिख कर दे दिया। इसके बाद मार्केट से चाय, दूध, बिस्कुट, डबल रोटी, चावल और मुर्गी का गोश्त खरीदा। किचन में यह सामान रखकर मैंने चाय बनाई। शहनाज का बुखार काफ़ी उतर चुका था। उसे चाय पिलाई तो उसकी तबीयत कदरे बेहतर हो गई। उसे सूरत हाल से आगाह किया गया और बताया गया कि 2-1 रोज़ तक इस कोठी में क्याम करने के बाद हम लोग कांक्स बाज़ार रवाना हो जाएंगे। हमने खिड़की का पर्दा थोड़ा सा एक तरफ कर दिया था। यूँ हम बहर भी निगाह रखे हुए थे। हमारी जीप कोठी के पोर्च में एक तरफ साए में खड़ी थी और बहर से उस पर निगाह नहीं पड़ सकती थी। थोड़ी देर के लिए हम भी सो गए। 4 बजे जागे तो देखा कि शहनाज किचन में चाय बना रही थी। उसकी तबीयत पूरी तरह बहाल हो चुकी थी। शाम को बाजार जाकर उसके लिए मैं कपड़ों का एक और मर्दाना जोड़ा और चप्पल खरीद लाया। रात को भी उसने खाना पकाया। हमने मोमबत्ती जला रखी थी। रात 9 बजे शहनाज को सुला दिया। अल्ताफ़ अकबर बरामदे वाले कमरे में सो गया और मैं बाहर बरामदे में पहरा देने लगा। मेरी घड़ी रात के सवा 11 बजा रही थी। मैं बरामदे में सतून के पास सीढ़ियों पर बैठा था। अस्टीन गन मेरे पास ही पड़ी थी। किसी वक्त नींद का झोंका सा आ जाता, मगर मैं हर बार नींद के इस हमले को पसपा कर देता। अचानक मेरी छठी हिस्स ने खतरे की घंटी बजा दी। मैं चौकस होकर अपनी जगह से उठ ही रहा था कि कोई भारी शय मेरे ऊपर आकर गिरी। इससे पहले कि मैं समझता, एक आदमी ने मेरी गर्दन में बाजू का शिकंजा डाल दिया और उसके दूसरे हाथ में पकड़े हुए चाकू की नोक मेरी कमर में चुभने लगी। तुम्हारे साथ अंदर और कौन है? लहजा पंजाबी खोजियों जैसा था। यहाँ गर्चा अंधेरा था, मगर सितारों की धीमी धीमी रोशनी भी थी। मैंने हमलावर का बाजू देखा। वो मेरी तरह शौक हरे रंग की भर्ती फौजी वर्दी में था। मैंने कहा, मेरे साथ अंदर एक फौजी जवान है, मगर तुम इंडियन फौजी हो। हम भी इंडियन फौजी हैं। इतने में दूसरे आदमी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने मेरी स्टीन गन उठाई और मेरी कमर से लटका हुआ पिस्तौल भी निकाल लिया। वो एक कद्दावर जवान था। उसकी वर्दी भी इंडियन फौज की थी। मैंने सोचा कि शायद ये भी हमारी तरह पाकिस्तानी फ़ौज के जवान हैं जो भारतीय फ़ौज की वर्दी में हैं, इस जहन्नम से निकलने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। उनके कद काठ और बात करने का अंदाज़ बता रहा था कि वो मगरबी पाकिस्तान की पंजाब रेजिमेंट के जवान हैं। उन्होंने मेरे हाथ पीछे जकड़ दिए और कहा कि अपने साथी के पास ले चलो। अल्ताफ़ अकबर कमरे में घोड़े बेचकर सो रहा था। ये भी अच्छा हुआ, क्योंकि अगर वो जाग रहा होता तो फायरिंग करके इन दोनों को हलाक कर डालता। अल्ताफ़ को उन्होंने ठोकर मार कर जगाया। एक जवान पिस्तौल तान कर उसके सर पर खड़ा हो गया। यहाँ और भारतीय फौजी कहाँ हैं? उसने तहक्कुमाना लहजे में सवाल किया। अल्ताफ़ ने पलकें झिपकाते हुए उन दोनों फौजियों को और फिर मुझे देखा। मेरे हाथ पीछे बंधे हुए हैं। मैंने उनमें से एक फौजी से खालिस पंजाबी ज़बान में कहा, एक इंडियन फौजी की दूसरे इंडियन फौजी पर हमला करने की बात समझ में नहीं आ रही है। अगर तुम अपने दिल का हाल बता दो तो हम भी एक राज तुम पर फाश कर देंगे। मेरा दिल कहता है कि तुम पाक फौज के जवान हो। पुरानी मेज़ के नीचे मोमबत्ती रोशन थी। दोनों फौजियों ने हमें घूर कर देखा। उनमें से जो कदावर था वो मेरे करीब आकर बोला, तुम लोग कौन हो? अल्ताफ़ अकबर ने अपना और अपने रेजिमेंट का नाम बता दिया। मैंने भी अपना नाम और ढाका में अपने कारोबार के बारे में बताते हुए कहा,
के साथ वाले कमरे में एक पाकिस्तानी सिविल ऑफिसर की बीवी भी मौजूद है, जिसके शोहर को मुक्ति पाने वालों ने उसकी आंखों के सामने हलाक कर दिया था। फिर हमने बारी बारी कलमा शरीफ पढ़ा। इस पर उन्होंने बाकायदा हमारा मेडिकल चेकअप किया और फिर हमें गले लगा लिया। कद्दावर खोजी बोला, मेरा नाम सजावल खान है, ये मेरा साथी लांस नाइक करमदाद है। हमारा ताल्लुक पाक एयरफोर्स के ग्राउंड स्टाफ से है। हमने 2 इंडियन फौजियों को हलाक करके उनकी वर्दियां पहन ली थीं। हमें पता चला था कि यहाँ टीले की दूसरी जानब इंडियन हेलीकॉप्टर ब्रिगेड का बेस है। हम एक हेलीकॉप्टर उड़ाकर यहाँ से बर्मा की तरफ निकल जाना चाहते थे। ये कोठी टीले के ऊपर थी। हम यहाँ से हेलीकॉप्टर बेस का जायजा लेना चाहते थे कि हमें पोर्च में भारतीय जीप और फिर तुम सीढ़ियों में बैठे नजर आए। उन्होंने साथ वाले बेडरूम में जाकर शहनाज को सोते हुए देखा। मेरे बाजू खोल दिए गए थे। सजावल के पास दूरबीन भी थी। कोठी की छत पर लेटकर हमने बारी बारी दूरबीन से दूसरी तरफ नशेबी मैदान की जानब देखा। वहाँ 2 फौजी हेलीकॉप्टर खड़े थे। इनमें से एक हेलीकॉप्टर उड़ाकर हम सब यहाँ से काक्स बाजार और वहाँ से सरहद पार करके बर्मा पहुँच सकते हैं। सजावल खान ने कहा, मैं हेलीकॉप्टर उड़ाना नहीं जानता, लेकिन तुम लोगों के लिए हेलीपैड तक रास्ता साफ कर सकता हूँ। मैंने जवाब दिया। लांस ने करमदाद मुस्कराया, गिरई ये काम किसी कमांडो का है, तुम एक कारोबारी आदमी हो, तुमको दुश्मन इंडियन वर्दी में भी भून कर रख देगा। मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। हम चारों इंडियन वर्दी में हैं, हमें हेलीकॉप्टर तक पहुंचने में कौन रोक सकता है? अल्ताफ अकबर ने कहा। सजावल खान कहने लगा, तुम अभी नया नया फौज में लगता है, जंगली तुमको इतना भी मालूम नहीं कि जब हेलीकॉप्टर पर मूव होता है तो कंपनी ऑफिस से उसकी मूवमेंट का ऑर्डर आता है, परमिट कटता है, सिग्नल दिया जाता है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम तो हेलीकॉप्टर के पास जाएगा तो हमसे मूवमेंट ऑर्डर मांगा जाएगा और फिर हम गिरफ्तार हो जाएगा। फिक्र न करो, ये काम इंशाअल्लाह ताला कल हो जाएगा। चलो अभी नीचे चलकर आराम करते हैं। मैंने कहा। सुबह सुबह सजावल खान और करमदाद ने वजू करके नमाज अदा किया। हमने भी उनके साथ नमाज पढ़ी। शहनाज बेदार हुई तो कमरे में किचन के बाहर 2 इंडियन फौजी देखकर सकते में रह गई। हमने सजावल और करमदाद का तारुफ कराते हुए सूरत हाल बयान किया तो उसे कुछ हौसला हुआ। जवान इस औरत को मर्दाना कपड़े ना पहनो, यह गुनाह की बात है। हम मर्द किस लिए साथ हैं, हम इसकी हिफाजत करेगा। सजावल खान ने कहा। शहनाज ने हम सब के लिए नाश्ता बनाया जो हमने किचन के फर्श पर बैठकर खाया। चाय पी। मैंने सजावल खान से उसके फरार की स्कीम के बारे में मजीद बातें शुरू कर दी। वो हेलीकॉप्टर चलाने में माहिर था। उसका कहना था कि अगर एक बार मैं तुम लोगों को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ गया और हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हो गया तो फिर कोई मई का लाल उसकी हवा तक को नहीं छू सकेगा। उसकी बातों में भरपूर एतमाद था। दोपहर के वक्त हमने एक बार फिर हेलीकॉप्टर बेस का मुआयना किया। हम छत पर लेटे हुए थे और बारी बारी दूरबीन लगाकर देख रहे थे। यह एक छोटा सा बेस था। दिन के 10 बजे हेलीकॉप्टर परवाज कर गया। हम नीचे कमरे में आ गए। सजावल खान और करमदाद ने हमें ढाका एयरपोर्ट से अपने फरार की दास्तान सुनाई। बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान थी। उन्होंने भी इस बात की तईद की कि हिली के महाज पर हमारे जवान अभी तक दुश्मन की राह में सीसा पलई दीवार बनकर खड़े हैं। तीसरे पैर दोनों हेलीकॉप्टर वापस अपने हेलीपैड पर आकर खड़े हो गए। मैंने हेलीपैड के माहौल का जायजा लिया। यहाँ सामने एक 2 मंजिला इमारत थी जिसके आगे रेजिमेंटल कलर का झंडा नस्ब था। 2 इंडियन सिपाही पहरा दे रहे थे। हेलीपैड के आगे भी पहरा लगा था। इमारत के बाहर 4 फौजी ट्रक एक तरफ खड़े थे। अंदर दफ्तर में फौजियों की आमदोरफ्त जारी थी। मैंने एक इंडियन कैप्टन को दफ्तर से निकलकर ट्रक की तरफ जाते हुए देखा। उसके कंधे पर 3 स्टार चमकते नजर आ रहे थे। शायद यह इंडियन कैप्टन छुट्टी करके वापस जा रहा था। उसका औरदली उसके साथ था। मैं छत से नीचे आ गया। शहनाज हमारे लिए चाय बना कर ले आई। हमने उसी रात हेलीकॉप्टर पर कब्जा करके उसके जरिए फरार होने का मंसूबा तैयार कर लिया। मैंने यही बताया कि मैं भी उनके साथ फरार हो रहा हूँ। असल बात क्या थी, वो मैंने इन पर जहर नहीं किया। मुझे इस बात की तसल्ली और खुशी थी कि अल्ताफ अकबर और शहनाज को पाक फौज के 2 जांबाज मिल गए हैं जो उन्हें इस जहन्नम से निकाल कर ले जाएंगे। सजावल खान और करमदाद ने जो भारतीय वर्दियां पहन रखी थीं वो आम सिपाहियों की वर्दियां थीं। सिर्फ अल्ताफ अकबर की वर्दी भारतीय फौज के सूबेदार मेजर की वर्दी थी, यानी हम में वही एक इंडियन ऑफिसर था। खुद मेरी वर्दी हवालदार की थी। रात का खाना खाकर हमने अपना अपना इमोनेशन चेक किया। सजावल खान हमारी पार्टी का लीडर बन गया। ठीक 1 बजे रात हमें ऑपरेशन शुरू करना था, क्योंकि 12:30 बजे रात हेलीकॉप्टर पैड की गार्ड तब्दीली होती थी
और पहली गांठ ट्रक में बैठकर बैरक की तरफ चली जाती थी। सजावल खान को खतरा था कि शहनाज का सिविलियन लिबास कोई मुश्किल खड़ी न कर दे। उसने शहनाज को खालस फौजी अंदाज में कहा, कुड़िया तुम हमारे पीछे पीछे रहना, खबरदार इधर उधर मत होना, किसी ने कोई सवाल किया तो जवाब मत देना, एकदम चुप रहना, बाकी हम संभाल लेंगे। हमारे पास असले की शिकल में 4 अस्तीन गन है, 4 पिस्तौल और 2 चाकू थे, 10 बम एक भी नहीं था। इसी असले और अपनी इंडियन फौजी वर्दी की मदद से हेलीपैड पर जाकर हेलीकॉप्टर पर कब्जा करना और उसे वहां से उड़ाकर फरार होना था। सजावल खान ने मेरी ड्यूटी ये लगाई कि मैं कंपनी ऑफिस जाकर वायरलेस सेट तबाह कर दूँ ताकि खतरे का सिग्नल ना दिया जा सके। इस कमांडो अटैक की जजियात पर बार बार गौर किया गया और कोठी के कमरे में उसकी 2 बार रिहर्सल भी कर ली गई। रात का खाना ठीक 8 बजे खा लिया गया। शहनाज, अल्ताफ अकबर और करमदाद को सुला दिया गया। मैं और सजावल खान जागते रहे। सजावल खान ने मुझे भी सो जाने के लिए कहा। ओए तुम सिविलियन जवान हो, ये फौजी ऑपरेशन है, सो जाओ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र न करो, मुझे जागने की आदत है। सजावल खान ने मेरे कंधे पर जोर से हाथ मारकर कहा, ओए मालूम होता है तुमको किसी ने उल्लू भून कर खिला दिया है। रात के ठीक 1 बजे मैं और सजावल खान कोठी की छत पर गए। हमने दूरबीन की मदद से जायजा लिया। हेलीकॉप्टर अपनी जगह मौजूद थे। इमारत की छत पर लगी हुई सर्च लाइट उन पर पड़ रही थी। 4 सिपाही पहरा दे रहे थे। ये नई गार्ड पार्टी थी। कंपनी ऑफिस के बाहर भी एक मुसल्ला सिपाही मौजूद था। ऑफिस में रोशनी हो रही थी। अंदर वायरलेस ऑपरेटर बैठा था जो हमें नजर नहीं आ रहा था। ठीक 1:15 पर सबको जगा दिया गया। सजावल खान ने खालिद फौजी कमांड के लहजे में कहा, ऑपरेशन शुरू हो गया। खंग खासी बंद, खुसर फुसर बंद, कोई आवाज़ नहीं निकालेगा। हम आगे बढ़कर बात करेगा। शहनाज बीबी तुम करमदाद के साथ रहेगा। ओके, घड़ियाँ चेक करो, खबरदार कोई गोली नहीं चलाएगा जब तक मैं ऑर्डर ना दूँ। फिर मेरी तरफ पलट कर बोला, तुम सिविलियन जवान पक्का काम करेगा, कच्चा काम नहीं करेगा। तुम्हें फौजी ऑपरेशन का तजर्बा नहीं है, क्या तुम वायरलेस ऑपरेटर को काबू करेगा? बोलो सिविलियन जवान। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हम उसे काबू करेगा। और कभी कभी तो तुम मुझे कमांडो लगता है। उसने एक बार फिर हम सब का असलियत चेक किया और हम कोठी से निकलकर रात की खामोशी और अंधेरे में हेलीपैड की तरफ चल पड़े। टीले की ओर से निकलकर सड़क पर है तो सामने कंपनी का गेट आ गया जो बंद था और जहां एक इंडियन फौजी चल फिर कर पहरा दे रहा था। उसने अपने कंधे से 303 की राइफल लटका रखी थी। मैंने अपनी चाल आहिस्ता कर ली और सजावल खान के बाएं तरफ आ गया। इंडियन फौजी दस्ते को मार्च करके अपनी तरफ आते देखकर गार्ड ने बुलंद आवाज में कहा, पासवर्ड बताओ। अब हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। इस किस्म की फौजी तनसीबात और फौजी अड्डों पर हर रात का एक पासवर्ड होता है जिसको बोले बगैर कोई फौजी इलाके में दाखिल नहीं हो सकता। सजावल खान ने बड़ी दिलेरी से काम लेते हुए कड़कदार आवाज में कहा, ओए जंगली, हमको पासवर्ड मालूम है, तुमको मालूम नहीं। ओए सूबेदार, मेजर साहब अपने रेजिमेंट को वायरलेस सिग्नल देना चाहता है, हट जाओ आगे से। अल्ताफ अकबर की वर्दी सूबेदार मेजर की थी। वो सामने आ गया। इंडियन गार्ड सजावल खान की कड़कदार आवाज से मरूब हो गया था। अब जो उसने एक सूबेदार मेजर को सामने देखा तो उसने गेट का बांस ऊपर करने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर उसे अपने फर्ज का ख्याल आ गया और बोला, सर हमें ऑर्डर नहीं है, जब तक पासवर्ड नहीं बताएगा हम अंदर दाखिल नहीं होने देगा। उसने अब राइफल अपने हाथ में थाम ली थी। मेरी उंगली भी स्टीन गन के ट्रिगर पर थी। सजावल खान आगे बढ़ा और बोला, ओए जंगली, हम तुम्हारा कोर्ट मार्शल करा देगा, कान इधर करो, हम तुम्हें पासवर्ड बताएगा। इससे पहले कि इंडियन गार्ड अपना मुंह करीब लाता, सजावल खान ने कमाल फुर्ती से लपक कर इंडियन गार्ड की गर्दन अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त में ले लिया और 1 सेकंड से भी कम वक्फे में उसे अंधेरे में घसीट लिया। गो, सजावल खान की आवाज़ आई। मैंने गेट का बांस ऊपर उठाया। कंपनी ऑफिस का बरामदा वहां से 50-60 कदमों पर था और वहां पहरा देते फौजी को इस कार्रवाई की खबर न हो सकी। हम गेट में दाखिल हो गए। सजावल ने गार्ड को हलाक कर दिया था और अब हमारे आगे आगे चल रहा था। सिविलियन जवान, वायरलेस को काबू करना है। सजावल खान ने एक बार फिर सरगोशी में ताकीद की। हम कंपनी ऑफिस के बरामदे में आ गए। यहाँ रोशनी थी। यहाँ जो इंडियन सिपाही पहरा दे रहा था उसकी तरफ देखकर सजावल खान कड़का, जंगली, एकदम से अटेंशन हो जाओ, ये तुम्हारी माँ की फिरोजपुर छावनी नहीं है, इधर तुम दुश्मन के मुल्क में है। तुम्हारा कमांडर कहाँ है? इंडियन सिपाही ने इंडियन वर्दी में पूरे दस्ते को देखा और सजावल की कड़क ने उसे अटेंशन कर दिया।
उसने अल्ताफ़ अकबर को भारतीय फ़ौज का सूबेदार मेजर और मुझे हवालदार समझकर सल्यूट मारा और कहा, सर कमांडर साहब जा चुका है। सजावल खान ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, हवालदार कानशीराम अंदर जाकर अपनी रेजिमेंट को वायरलेस दो कि हमारा ऑपरेशन ख़त्म हो गया है, हमारे लिए क्या ऑर्डर है। ओके सर। मैं ज़ोर से सल्यूट मारकर वायरलेस रूम की तरफ लपका। अंदर से हमारी आवाज़ सुनकर वायरलेस ऑपरेटर भी अटेंशन हो गया था। वो समझा कि रात को इंस्पेक्शन टीम आ गई है। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो बेचारा इंडियन वायरलेस ऑपरेटर जो नाइक था, सर पर टोपी संभालते हुए अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसने मुझे सल्यूट किया और बोला, नाइक बूटा मिल ड्यूटी पर हाजिर है। अचानक मेरी नज़र बहर पड़ी तो देखा एक हिंदू ऑफिसर अल्ताफ से कुछ तलब कर रहा था। साफ ज़ाहिर था कि वह उसे कागजात तलब कर रहा था। अल्ताफ अकबर यूं ही जेबों में हाथ डालकर टटोलने लगा। वो जानबूझकर देर लगा रहा था क्योंकि उसके पास कागजात नहीं थे। इतने में सजावल खान ने बुलंद आवाज़ में कहा, सर ये रेकी मिशन है, हमारे कागजात है, शट अप। हिंदू ऑफिसर ने गरजदार आवाज़ में सजावल खान को खामोश करा दिया। तुम बहुत बक बक करते हो, तुम भी अपने कागज़ दिखाओ, आज का पासवर्ड क्या है। यह कहकर हिंदू ऑफिसर ने रिवॉल्वर निकाल लिया। सजावल खान ने एक ज़ोरदार सैल्यूट मारकर कहा, सर अभी बताता है पासवर्ड। और फिर उसने उछलकर एक ज़ोरदार ठोकर हिंदू ऑफिसर के हाथ पर मारी। रिवॉल्वर उसके हाथ से छोड़कर दूर जा गिरा। मैंने स्टेन गन का ट्रिगर दबा दिया। ताड़ ताड़ गोलियों की पहली बौछार मेरे आगे 6 कदम पर बरामदे में खड़े हिंदू सिपाही की पीठ पर पड़ी और गोलियों से छलनी करती आगे निकल गई। वो मुंह के बल सीढ़ियों पर गिर पड़ा। मैं छलांग लगाकर कमरे से बाहर आ गया। हिंदू ऑफिसर चिल्लाया, गार्ड फायर। हेलीपैड पर पहरा देते दोनों सिपाही राइफल से फायर करते हुए इस तरफ दौड़े, मगर करमदाद के स्टेन गन ने रास्ते में उन दोनों को भून डाला। अब वहां हमारे अंदाजे के मुताबिक मजीद कोई फौजी नहीं था। सजावल खान चीखा, हेलीकॉप्टर की तरफ भागो, जल्दी करो जंगली लोग। करमदाद और अल्ताफ अकबर हेलीपैड की तरफ दौड़े जहां अब कोई गार्ड मौजूद नहीं था। सर्च लाइट में हल्के सब्ज रंग का हेलीकॉप्टर पर फैले खामोश खड़ा था। मैं सजावल खान के पीछे था। वो हेलीकॉप्टर पर चढ़ गया। उसने उसका दूसरा दरवाज़ा खोलकर सीढ़ी नीचे लटका दिया। अल्ताफ अकबर, शहनाज और करमदाद भी सवार हो गया। मैं अभी तक स्टेन गन लिए नीचे खड़ा पोजीशन संभाले हुए था कि अगर किसी तरफ से कोई बचा कुचा गार्ड निकले तो उसे भून डालूं। सजावल खान ने हेलीकॉप्टर का इंजन स्टार्ट कर दिया। ऊपर से मुंह बाहर निकाल कर धाड़ा, और जंगली तुम वहां खड़ा किस मामे का इंतजार कर रहा है, ऊपर क्यों नहीं आता। मैंने नीचे से आवाज़ दी, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा रहा, मुझे यहाँ एक ज़रूरी काम है, खुदा के हवाले, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। शहनाज और अल्ताफ अकबर ने नीचे झांक कर हैरानी और तशवीश से मुझे देखा। मेरे दोस्त, ये तुम क्या कह रहे हो, खुदा के लिए ऊपर आ जाओ, तुम जिंदा नहीं बचोगे। हेलीकॉप्टर के पंखे चलने लगे थे जिसकी वजह से ज़बरदस्त शोर और तेज़ हवा के बगोले उठने लगे थे। मैं ऊपर मुंह करके बोला, लेफ्टिनेंट अल्ताफ अकबर, मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, मेरे सामने एक अहम मिशन है, खुदा हाफिज। ये कहकर मैं दौड़कर हेलीकॉप्टर से दूर हो गया। कुछ हैरान और परेशान चेहरे हेलीकॉप्टर की गोल खिड़कियों से मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने स्टेन गन का पूरा ब्रस्ट मारकर सामने वाली दीवार पर लगी सर्च लाइट उड़ा दी तो घुप अंधेरा हो गया। मैं नहीं चाहता था कि हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए दुश्मन का कोई सिपाही दूर से भी देख सके। हेलीकॉप्टर हेलीपैड से बुलंद होने लगा। मुझे मालूम था कि सजावल खान ने क्या किया होगा। उसने गुस्से में कहा होगा, यह सिविलियन एकदम जंगली है, इसकी खातिर हम अपनी पार्टी का जवान कुर्बान नहीं कर सकता, और उसने स्टिक खींच दी होगी। हेलीकॉप्टर एक ज़बरदस्त गिड़गिड़ाहट के साथ हवा के बगोले उड़ा था, अंधेरे में आसमान की तरफ बुलंद होता चला गया। फिर उसने एक खास बुलंदी पर पहुंचकर एक तरफ को झकोला सा लिया और देखते ही देखते दरख्तों के ऊपर अंधेरी रात में गायब हो गया। सजावल खान वाकई एक माहिर पायलट था। वो हेलीकॉप्टर को नीची परवाज के साथ ले गया था ताकि वह दुश्मन के रडार की जद में आने से बच सके। रडार में देखा जाने से वो पकड़ा जा सकता था क्योंकि जिस हेलीपैड से वो उड़ा था सुबह वहां भारतीय फौजियों के एक हिंदू कैप्टन समेत लाशें मिलने वाली थीं। मैं अंधेरे से निकलकर उस जगह आया जहां हिंदू सिपाहियों के करीब हिंदू ऑफिसर की भी लाश पड़ी थी। उसमें भी जान थी। वो वाकई कैप्टन था। वो रिंग कर वायरलेस रूम की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने रिवॉल्वर का रुख उसके सर की तरफ करके फायर कर दिया। एक धमाका हुआ और हिंदू ऑफिसर हमेशा के लिए ठंडा हो गया। अब वहां मेरा कोई काम नहीं था। चुनाचे में वापस खान साहब की वीरान कोठी की तरफ भागा। मेरी जीप पोर्च में खड़ी थी।
दूरबीन सजावल अपने साथ ही ले गया था। मैंने कोठी की छत पर चढ़कर सूरत हाल का जायजा लिया कि फायरिंग की आवाज़ों का कोई रद्द-ए-अमल तो नहीं हुआ, जहाँ आसपास से कोई फोर्स तो नहीं आ गई, मगर चारों तरफ सन्नाटा था। सर्च लाइट उड़ जाने से दूसरे हेलीकॉप्टर का मुझे एक धुंधला सा खाका ही नजर आ रहा था। मुझे अब वहाँ से सूरज निकलने से पहले निकल जाना चाहिए था, क्योंकि सुबह नई गार्ड के आते ही कोहराम मचने वाला था और इंडियन मिलिट्री पुलिस ने इर्द गिर्द के सारे इलाके को घेरे में ले लेना था। मुझे इस बात का बेहद सुकून था कि मैंने शहनाज को एक जांबाज और तजर्बाकार पाक फौज के जवान के हवाले किया है, जो उसे अपने दूसरे साथियों के हमरा जान पर खेल कर भी दुश्मन की सरहद से निकाल ले जाएगा। अब मैं अपने मिशन की तकमील के लिए बिल्कुल आज़ाद था। मैंने घड़ी देखी, रात के 2:30 बज रहे थे। मैंने पहला काम यह किया कि जीप से एम्यूनेशन निकाल कर स्टेन गन लोड किया, रिवॉल्वर में नई गोलियां डाली, 12 सिंह भारतीय हवालदार की वर्दी साफ करके जेब तन की, सर पर टोपी जमाई, किचन में जाकर चाय का एक मग बनाया और बिस्कुट के साथ चाय की चुस्कियां लेने लगा। अचानक मुझे शहनाज याद आ गई। कुछ देर पहले वो इसी किचन में मौजूद थी और हम सब के लिए चाय तैयार कर रही थी। मेरी आंखों में उसकी उदास उदास शक्ल घूम गई। मुझे बहुत खुशी थी कि वो महफूज हाथों में है और वो लोग उसे पाकिस्तान में उसके रिश्तेदारों के पास पहुंचा देंगे। चाय पीने के बाद मैंने मोमबत्ती की रोशनी में मुक्ति बनी वाले हिंदू ऑफिसर की डायरी निकाल कर बीच में से खुफिया तहरीर एक बार फिर पढ़ी और मेरा खून खोल उठा। इसमें कोई शक नहीं कि एक खाले सियासी चाल और खतरनाक साजिशी मंसूबे की मदद से दुश्मन ने भाई को भाई के खून का प्यासा बनाकर मशरकी पाकिस्तान को काट कर अलग कर दिया था और अब इस खुफिया तहरीर में दूसरे मंसूबे की तरफ इशारा किया गया था, जिस पर अमल पैरा होकर दुश्मन एक और घिनौनी साजिश से मगरबी पाकिस्तान को भी ख़त्म करने का नापाक अज़म किए हुए था। मैंने नोटबुक जेब में रख ली और मैं एक वलवले के साथ पोर्च में आकर जीप में बैठ गया। मेरे वहाँ से फरार होने का वक्त आ गया था।